हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 भी लेके आया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वीडियो अवेल कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पहला सबसे पहले हम लोग लेते हैं IUCN के बारे में। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज, मतलब नेचर को कैसे कंजर्व करें और किस तरह हम लोग अपने नेचर का जो रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबल लंबे समय तक इस्तेमाल करें, मेनली इसके बारे में ये काम करता है। ये क्या करता है, डाटा गैदर करता है, उसके बाद एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, उसके बाद बताता है कि तरीका कि क्या क्या जो है वो यूज में आ सकता है, लंबे समय के लिए हो सकता है, कैसे यूज कर सकते हैं। इसका सबसे आपने सुना होगा IUCN रेड लिस्ट, ये सबसे इसका ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट कंपाइलिंग जो है ये होता है। इसमें ये बताते हैं कि कौन सा स्पीसीज प्लांट जो है वो इंडेंजर्ड है, खतरे में है, उसको फिर बचाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब पूरे वर्ल्ड में ये बताते हैं। यहाँ देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर वाज इस्टेब्लिश्ड 5 अक्टूबर 1948 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था फ्रांस में। और इसके एज द फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट यूनियन इट ब्राउट टुगेदर गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन विद अ शेयर्ड गोल टू प्रोटेक्ट नेचर। मतलब ये गवर्नमेंट और जो भी सिविल सोसाइटी था सबको साथ लेके आया था। मेन इसका एम क्या है कि जो नेचर को है हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। इसके आगे देखेंगे इट्स एम वाज टू इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज एंड टूल टू गाइड कंजर्वेशन एक्शन। मतलब इसका एम था कि हम लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कंट्री, यहाँ आप देखिए पूरा कंट्री वर्ल्ड लेवल पे कोऑपरेशन करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, जिस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सके, सेव कर सके, जो स्पीसीज इंडेंजर्ड है, खतरे में, उसको सेव कर सके, और कैसे अलग अलग तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम लोग बचा सके। इसमें देखेंगे 1964 में IUCN इस्टेब्लिश द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। जैसा कि मैंने बताया IUCN का एक सबसे बड़ा होता है ना कि मेन जिसके लिए जाना जाता है, ये एक थ्रेटेंड स्पीसीज रेड लिस्ट जारी करता है। उसके बाद देखेंगे विच वाज सिंस इवॉल्व्ड इनटू द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा सोर्स ऑन द ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीसीज। मतलब ये कोई भी स्पीसीज अगर रिस्क पे है, वो विलुप्त होने वाला है धरती से, तो उस बारे में ये डाटा इकट्ठा करता है, बताता है, और ये बहुत ही एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड लेवल पे। इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे IUCN के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले, और हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। आगे अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आप, इस तरह जो मैंने बताया था कि IUCN का मेन काम क्या है कि कोई भी स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड है या विलुप्त होने वाली है या नहीं है, वो इसके बारे में बताती है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 9 तरीके से ये जो है बताती है। सबसे पहला देखिए नॉट इवेलुएटेड है, मतलब अभी तक इवेलुएट नहीं किया गया है। उसके बाद डाटा डिफिशियंट, डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर लिस्ट कंसर्न, मतलब उतना चिंता का बात नहीं है। ये स्पीसीज के बारे में बता रही है, एक कैटेगरी दे रही है कि अभी जैसे स्पीसीज हो गया, अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर ये टाइगर है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो उसका कैटेगरी दे दिया कि चलिए अभी चिंता की बात नहीं है, ये ठीक है, अभी अर्थ पे है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सबसे ऊपर का जो वो है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया, वो विलुप्त हो गया, अब धरती पे वो पाया नहीं जाता है। उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगल से वो खत्म हो गया, हो सकता है कहीं और हो, लेकिन जंगल से तो वो खत्म हो गया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत जल्दी ही वो विलुप्त होने वाला है, तो अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो वो जल्दी ही धरती से खत्म हो जाएगा। तो जब कोई भी स्पीसीज के बारे में जब IUCN रेड लिस्ट जारी करती है, अपना बताती है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको कैसे कंजर्व करे, यही जब डाटा आता है तो वो अपना कंजर्व करने का अलग अलग तरीका लगाती है और उसको कंजर्व करना शुरू करती है। अलग अलग नेशनल पार्क करती है जहाँ पे वो इंडेंजर्ड स्पीसीज को ला के रखा जाता है, उसको ब्रीडिंग करवाती है। उसके बाद आप देखेंगे इंडेंजर्ड है उससे थोड़ा सा लेस रहता है, वल्नरेबल है उससे थोड़ा सा हल्का है, नियर थ्रेटेंड मतलब थोड़ा सा हो सकता है इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह से ये 9 आप देखेंगे टोटल एवेल्युएशन करती है इसको एक्सटेंशन के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा यूरोपियन यूनियन। आपने अभी यूरोपियन यूनियन का न्यूज बहुत सुना होगा, जो प्रेजेंट में अभी क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन और रसिया का लेके, इसमें देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्राइजिंग 27 यूरोपियन कंट्रीज। 27 जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इसमें है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है अपना एक कॉमन रखते हैं, कोशिश करते हैं एक साथ चलने का पूरा एज ए टीम। उसके बाद कब फॉर्म्ड हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था 1993 में।
हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। उसके बाद देखेंगे इट केम इनटू फोर्स आफ्टर द साइनिंग ऑफ द maastricht ट्रीटी बाय 28 कंट्रीज। सबसे पहले 28 कंट्रीज इसमें थे। उसके बाद ये जो ट्रीटी है ये कहाँ है? maastricht सिटी जो है कहाँ लोकेटेड है? ये है नीदरलैंड में। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था यूरोपियन यूनियन का। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो टोटल कंट्रीज़ हैं ना आपस में, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, वो लोग अपना पॉलिटिकल कोऑपरेशन आपस में बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है? टू इन्हांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय क्रिएटिंग ए सिंगल करेंसी यूरो। ये लोग आपस में डिसाइड किए थे कि जितना भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर है वो लोग सारा का सारा क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे सिंगल करेंसी। जैसे आप देखे होंगे इंडियन है, हम लोग रुपीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद यूएस है वो डॉलर यूज करता है। तो इस तरह यूरोपियन यूनियन ने सबने बोला कि हम लोग सब एक साथ इकट्ठा हुए सहमत होंगे और सब लोग क्या करेंगे? हम लोग यूरो यूज करेंगे। उसके बाद यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। अगर मान लीजिए एक 28 कंट्री का अगर एक फॉरेन पॉलिसी ऐसा है तो बाकी जो जितने भी मेंबर हैं सब उसको फॉलो करेंगे। ऐसा था कि अगर एक का फॉरेन पॉलिसी ऐसा है तो बाकी भी ऐसे रखेंगे, सेम रखेंगे। कॉमन सिटीजनशिप राइट था। उसके बाद इन्हांस्ड कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ जुडिशरी, इमिग्रेशन एंड असाइलम। मतलब ये सब एरिया में जो है जुडिशरी, इमिग्रेशन वगैरह में, ये सब में भी वो लोग कॉपरेट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी 2012 में मिल चुका है। अब हम लोग यूरोपियन यूनियन का जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है, देखिए यहाँ 7 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है, जहाँ पे आपको यूरोपियन पार्लियामेंट मिल जाएगा, यूरोपियन काउंसिल मिल जाएगा, यूरोपियन कमीशन मिल जाएगा, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन मिलेगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन मिलेगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो यूरोपियन कमीशन है ये एक तरह से आप इसमें से एक मान सकते हैं मेन जो है वो, जैसे भी अगर किसी को ट्रीटी वगैरह साइन करना होता है, एग्रीमेंट करना रहता है, तो मेन यहाँ पे यूरोपियन कमीशन का यहाँ पे रोल रहता है। तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन कमीशनर की प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियन। अब हम लोग EU ब्रेग्जिट का बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए EU का बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन में पहले क्या था? पहले 28 कंट्रीज था, लेकिन अभी 27 है। क्यों? क्योंकि एक कंट्रीज जो है वो उससे निकल गया। तो आपको शायद न्यूज़ में अभी हाल फिलहाल सुने होंगे EU से कौन निकला है? तो वो निकला है यूनाइटेड किंगडम। तो कब निकला था? तो ऑन जनवरी 31, 2020 द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन, फर्स्ट कंट्री टू लीव द EU। मतलब ये पहला कंट्री है जब से फॉर्म हुआ था EU लीव किया है। और ये जो आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन है उसके थ्रू ये एग्जिट किया था। यहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम भी हुआ था। पहले क्या होता था कि यूरोपियन यूनियन में आपको पता होगा, अगर यूरोपियन यूनियन का आप संगठन में अगर वो है तो आप एक वीज़ा पे पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में घूम सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। ये सब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये देखिए यहाँ पे इंग्लैंड जो है, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, वो अलग हो गया था। EU ब्रेग्जिट डील हुआ था उस जिसमें। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्टली नाटो भी बोलते हैं। तभी क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, और जो साइन हुआ था 4 अप्रैल 1949। तो आपको पता होगा नाटो एक बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस है। और आपने हाल फिलहाल में ये वर्ड सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज हुआ था, क्योंकि अभी के टाइम में जो यूक्रेन पे हमला हो रहा है रसिया, तो बताया जा रहा है कि एक बेसिक जो रीजन था अभी स्टार्टिंग में वो इस प्रॉब्लम का, वो ये था कि जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था कि बाइडेन को, जो US के राष्ट्रपति हैं, उनको बोला था कि आप हमें नाटो में शामिल कर लो, जिससे रसिया ने बोला था कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप नाटो में नहीं शामिल हो। और इसी के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ, और उसका भी रिजल्ट ये है कि आप देखेंगे रसिया जो है इन्वेजन कर चुका है यूक्रेन पे, और वहाँ हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर देखेंगे नाटो का कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब नाटो का मेन फंक्शन क्या है? आप देखिए, अगर आप एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर मान लीजिए आपका एक ग्रुप है आपके दोस्तों का, आप 8 से 10 लोग, 12 लोग, जितने भी आपका एक क्लोज ग्रुप है दोस्त का, फ्रेंड सर्कल है। अब क्या होगा? अगर बाहर से कोई अदर पर्सन आता है और आपके ग्रुप के किसी एक मेंबर को मारता है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सब मिल के उससे लड़ाई करेंगे, उससे मारेंगे, या जो भी एक्शन लेना रहेगा सब मिल के लेंगे। तो नाटो भी आप यहाँ पे देखिए वही काम करता है। जितना भी कंट्रीज़ है, अगर किसी एक पे कोई अदर कंट्री जो नन नाटो है, जो नाटो का मेंबर नहीं है, अगर वो अटैक करता है, तो ये सारे नाटो मेंबर्स मिल के उस पर अटैक करेंगे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर हम पे इन्वेजन हुआ है तो मतलब पूरा नाटो पे इन्वेजन हुआ है, हमारे मेंबर पे इन्वेजन हुआ है। तो मेनली नाटो का यही आप सिग्निफिकेंस देखेंगे। मेनली 2 ऑब्जेक्टिव है, जैसे पॉलिटिकल है, मिलिट्री है। पॉलिटिकल क्या है? यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड इनेबल्स मेंबर्स टू कंसल्ट, मतलब अलग अलग डिफेंस सेक्टर हो गया, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम है
ट्रस्ट इश्यूज़ है, लॉन्ग रन कैसे आगे फ्यूचर में हम लोग कैसे कंडीशन देखेंगे, हम लोग साथ में हम लोग का फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा, ये सब कंट्रीज साथ में करते हैं, ये सब पॉलिटिकल हो गया। लेकिन मेन इसका जो मेन आप माना जाता है जिसके कारण नाटो जो है एक साथ बॉन्ड बनाते हैं, कंट्रीज आना चाहती है, इसमें इसका मेन रीज़न यही है कि ये लोग आपस में अपना मिलिट्री अलायंस करते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई एक कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, अब वो नाटो का मेंबर बन जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा, जितने भी मेजर कंट्रीज है जैसे यूएस हो गए, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जो नाटो के मेंबर है तो ये सब आपको पता है बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है। तो अगर कोई ऐसा कंट्री है जो डिफेंस में बहुत कमज़ोर है तो उसको अम्ब्रेला मिल जाएगा यूएस फ्रांस का नाटो के थ्रू। तो मेन इसका यही आप देखेंगे फ़ायदा है नाटो में कोई कंट्री का आने का। इसका सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो कौन है, जेंस स्टोल्टनबर्ग है। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो ये 97 में फाउंड किया गया था, नॉन प्रॉफिट और फाउंडेशन है ये, और ये पहले इसको यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम बोलते थे लेकिन बाद में इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम चेंज कर दिया गया 1987 में। मेनली इसमें होता क्या कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं वो आपस में मिलते हैं, एक जब ये इसका जब भी होता है मीटिंग वगैरह होता है तो आपस में लोग मिलते हैं, अपना पॉलिटिकल बिजनेस आइडियाज़ एकेडमिक मतलब अलग अलग तरीके का थॉट अपना अपना बताते हैं कि कैसे हम लोग आगे इंगेज कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री के साथ, और एक ग्लोबल रीजनल कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में मेनली बिजनेस ओरिएंटेड यहाँ पे रहता है जिसके बारे में बात होता है। हेडक्वार्टर इसका देखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मेनली रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं उसमें कुछ कुछ आप देखेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है, और कुछ ये सब जो है मेन है और कुछ कुछ और भी है। इसका प्रोफेसर कौन है, लॉस सेबर है जो फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अब आगे देखते हैं हम लोग ओपेक। ओपेक आपको पता है ओपेक का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें भी जो जितने भी मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है वो आपको इसमें देखेंगे। मेनली हुआ क्या कि जो जो कंट्रीज़ पेट्रोल को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके कंट्री में जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ में, तो उन लोगों ने एक देखिए तो एक संगठन बना लिया है कि ठीक है हम लोग जैसे है, अगर मान लिया जाए अगर 12 दोस्त है उसमें से 4-5 दोस्त है जिसके घर में पेट्रोल हो रहा है तो वो लोग एक ग्रुप बना लिया। वो लोग तय कि चलो ठीक है हम लोग ने ग्रुप बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक अपने सही तरीके से चलेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि पेट्रोल का प्राइस क्या होना चाहिए, कि अगर हम 5 रुपया रख रहे हैं तो तुम भी 5 रुपया रखो, अगर हम 10 रुपया रखेंगे तुम भी 10 रुपया रखो। मतलब एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो क्योंकि हम लोग आपको पता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सारे के जो जितने भी ओपेक में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो एक साथ चलेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको पता है जितने इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं और उनको बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, और जितने कंट्रीज है आपको पता है अभी कहीं भी पेट्रोल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये लोग एक तरह का एक अपना ग्रुप बना लिए हैं जिससे ये लोग प्राइस कंट्रोल करते हैं, कितना प्रोड्यूस करना है ये अपने हिसाब से कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, इस हिसाब से एक ओपेक काम करता है। ये कब हुआ था, फाउंडेड हुआ था बगदाद इराक में विथ साइनिंग एन एग्रीमेंट इन सितंबर 1960 बाय 5 कंट्रीज नेमली इस्लामिक। पहले जो साइन हुआ था 5 ही कंट्रीज में थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, और उसके बाद धीरे धीरे और भी आते गए। उसके बाद देखेंगे टोटल है ऑर्गेनाइजेशन 14 मेंबर कंट्रीज़ है। उसके बाद ओपेक का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज एमंग मेंबर कंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका पॉलिसीज में बता रहा है कि पेट्रोलियम पॉलिसीज जो मेंबर कंट्रीज़ है वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, यूनिफाई करेंगे। उसके बाद क्या, इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, एंड मतलब वही बात हो गई कि कैसे पेट्रोल का प्राइस के ये लोग अपने कंट्रोल में रखेंगे, एक साथ सब सहमति के साथ प्राइस कट करना है या बढ़ाना है ये लोग डिसाइड करते हैं। हेडक्वार्टर इसका देखेंगे वियना ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद क्या है, ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड विच शेयर द आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई भी अगर कंट्री एक है और बाद में चल के आपके यहाँ तेल मिल जाता है, ऑयल मिल जाता है, आप एक्सपोर्ट करने लगते हैं और आपका आइडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है तो आप भी जो है आप ओपेक में शामिल हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे देखेंगे हैतम अल गईस हैं इसके। अब हम लोग बात करते हैं इंटरपोल। इसका इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस। उसके बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल इज ए 194 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए 194
कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, लियोन फ्रांस में। फॉर्म्ड इन 1923 एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। एक तरफ का सोचिए आप, जैसे हमारे राज्य में एक पुलिस हो गई, अलग अलग राज्य में अलग अलग पुलिस, ये जो इंटरनेशनल पुलिस है ना, वो पूरा वर्ल्ड का एक पुलिस है। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये इंटरनेशनल पुलिस, अगर अदर कंट्रीज़ में, इसका दायरा पूरा वर्ल्ड है, जितने भी इसके 194 मेंबर कंट्रीज है सब। जो इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 1949 में, एंड इज वन ऑफ द इट्स ओल्डेस्ट मेंबर। इंडिया वो देखिए आप 1949 में ही ज्वाइन कर लिया था, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर इंडिया है इसका। इसका गोल देखिए क्या है कि पूरा वर्ल्ड में कहीं भी काउंटर टेररिज्म होगा, काउंटर उसको रोकना है। अगर मान लीजिए अगर हम इंडिया में हैं, अगर जर्मनी, यूएसए कहीं भी अगर कुछ हो रहा है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन देना है तो इंटरनेशनल पुलिस इन्फॉर्मेशन पास करती है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी, एकता पूरा वर्ल्ड वाइड प्रमोट करती है। उसके बाद प्रोटेक्शन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ का, वही एक जो पुलिस करती है वो सारा काम इसका है। बस ये है कि ये वर्ल्ड लेवल पे करती है और पुलिस आप स्टेट लेवल पे, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है, अहमद नसीर अल रईसी। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरपोल का नोटिस है। आपको पता होगा कि अगर आपने कुछ देखा होगा तो कि अलग अलग कोई कुछ क्रिमिनल्स रहते हैं उसके लिए अलग अलग नोटिस जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आप रेड नोटिस देखेंगे, जो वांटेड पर्सन है उसके लिए रेड नोटिस हो जाता है, फिर ग्रीन नोटिस हो गया, उसके बाद येलो नोटिस हो गया। अगर कोई मिसिंग पर्सन तो उसके लिए इंटरपोल है येलो नोटिस जारी करती है। ऑरेंज नोटिस हो गया, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, पर्पल नोटिस। तो ये सारे नोटिस जो है आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इंटरपोल का क्राइम प्रोग्राम आप देखिएगा, मेनली काउंटर टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम, साइबर क्राइम हो गया। मतलब साइबर क्राइम में भी देखते हैं इंटरपोल सेफ्टी दिखाता है, मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर ऑल बाय सपोर्टिंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेट साइबर अटैक। मतलब मेनली 194 कंट्रीज़ है। तो अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मान लीजिए आज इंडिया में साइबर अटैक होने वाला है, तो जर्मनी पहले बता देगा, देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, साइबर अटैक होने वाला है, आप ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टेररिज्म पे अगर किसी पे मान लीजिए अगर कोई श्रीलंका हो गया या कोई भी कंट्री जो इसका मेंबर है, अगर वहाँ पे अटैक होने वाला है, कुछ टेररिज्म होने वाला है, किसी भी जो आप देखेंगे जो इंटरपोल का जो किसी भी मेंबर कंट्रीज़ को उसको पता चल गया तो वो इन्फॉर्मेशन पास कर देता है। तो इस तरह जो इंटरनेशनल पुलिस है ये काम करता है, जिसको हम लोग इंटरपोल भी बोलते हैं। तो ये था पार्ट 2 आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।